आज से हम लोग अर्थव्यवस्था खंड में मुद्रास्फीति का टॉपिक ले रहे हैं और मुद्रास्फीति के टॉपिक से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, पूरे इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे जहाँ जहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो इसी क्रम में मुद्रास्फीति को स्टार्ट करते हैं। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की जहां तक बात आता है मुद्रास्फीति, तो इसमें टर्म सबसे पहले हम समझ ले महंगाई मतलब प्राइस राइज। ठीक है, मुद्रास्फीति बोलते किसको है? मुद्रास्फीति से अभिप्राय दीर्घकाल में सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि की स्थिति से है। जब कीमत के समान स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था होती है। इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं, जो वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्रमिक रूप से दीर्घकालिक वृद्धि हो, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य घटने लगे। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी वस्तु और सेवाओं की यहाँ पे जिक्र किए, वस्तु और सेवाओं के मूल्य में। तो अभी जो है वस्तु और सेवाओं के मूल्य, वस्तु और सेवा, कितने वस्तु और सेवा को लिया गया है मुद्रास्फीति के काउंटिंग में? तो ये 697 है। इसी को मैंने लिखा हूं, आगे समझेंगे, भी ध्यान रखना है। चलिए अब इसको हम बारीकी से समझते हैं। ये जो मैंने एक डेफिनेशन दे दिया, जो मुद्रास्फीति क्या है? तो वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्रमिक रूप से दीर्घकालिक वृद्धि हो, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य घटने लगे। इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से देखेंगे, जो मैंने लिया हूं, जैसे कि प्याज की बात करते हैं। प्याज इसलिए लेते हैं क्योंकि चर्चा में आता है। पहले 1 केजी प्याज का खपत है मेरे पास। ठीक है, तो 1 केजी प्याज 50 रुपया में मिलता था। कितना बचा लेते थे? अगर 100 रुपया में कमा रहा था तो 1 केजी 50 रुपया में मिलता था प्याज, तो 50 रुपया जो है हम बचा लेते थे। ठीक है, अब जो है 1 केजी प्याज 70 रुपया में मिल रहा है। 1 केजी प्याज 70 रुपया में मिल रहा है, तो अब कितना बचाएंगे? अब तो मात्र बचा पाएंगे कितना? 30 रुपया ही बचा पाएंगे। तो मतलब ये आया, जो रुपया का मूल्य क्या हो रहा है? वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है और रुपया का मूल्य घट रहा है। अब अगर हम बात करें, एक दूसरा एग्जांपल ले, जो मान लीजिए यदि 1 जनवरी 2019 को एक व्यक्ति जो है 10 रुपया में 5 केला खरीदता था। ठीक है, 10 रुपया में 5 केला खरीदता था। ठीक है, एक मिनट से थोड़ा, हाँ, 10 रुपया में 5 केला खरीदता था। अब अगले माह यानी 1 फरवरी को क्या हुआ, जो इसकी कीमत क्या हो गया, जो 5 केले के लिए कितना रुपया देना पड़ गया? उसे 15 रुपया देना पड़ गया। यानी 15 खर्च करने पड़े। वह 10 में या नहीं तो वो 10 रुपया में केवल 4 केला ही खरीद पाया। तो यही कर सका। तो ऐसे स्थिति में केले के मूल्य में वृद्धि, केले के मूल्य में क्या हो रहा है? धीरे धीरे केला का मूल्य बढ़ रहा है, वृद्धि। और मुद्रा की क्रय क्षमता में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। या पहले 10 रुपया में 5 केला मिलता था, अब 10 रुपया में 4 केला ही मिल रहा है। यानी मुद्रा के मूल्य में क्या हो रहा है? मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी प्रदर्शित हो रही है। तो इसीलिए इस डिफिनेशन को हम लोग लिखे हैं, जो वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्रमिक रूप से दीर्घकालिक वृद्धि, अल्पकालिक नहीं, क्रमिक रूप से दीर्घकालिक वृद्धि हो, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य घटने लगे। इस स्थिति को क्या बोलेंगे? मुद्रास्फीति कहा जाता है। इस स्थिति को ही मुद्रास्फीति कहेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट, अब मुद्रास्फीति के फलस्वरूप क्या क्या हो सकता है। मुद्रास्फीति, अगर मुद्रा का वैल्यू कम हो जाए, मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी प्रदर्शित हो, तो मुद्रा उसके बाद क्या क्या होगा क्या, जो वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्या वृद्धि देखने को मिल रहा है, जैसे देखें केला के मूल्य बढ़ गया है। उसके बाद ये देखेंगे क्रमिक वृद्धि, न कि अल्पकालिक। अब मान लो कालाबाजारी कर लिया, तुरंत बढ़ गया, ऐसा नहीं, एक दिन के लिए नहीं। क्रमिक वृद्धि हो, लगातार वृद्धि हो और दीर्घ काल तक रहे। तीसरा बात, मुद्रा के मूल्य में कमी हो, ये तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। अब तो ये हुई मुद्रास्फीति की बात। मुद्रास्फीति की गणना कौन करता है, मुद्रास्फीति की गणना कौन करता है अपने भारत में। तो मुद्रास्फीति की गणना जो है, मुद्रास्फीति की गणना वर्तमान में एनएसओ करता है। एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। किस आधार पर करता है, ये मासिक आधार पर करता है। 2019 तक, ध्यान रखिए इन चीजों, 2019 तक जो है मुद्रास्फीति की गणना, इन्फ्लेशन की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ करता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता था। ठीक है, 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ और एनएसएसओ, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, एनएसएसओ, नेशनल सिक्योरिटी सर्वे ऑफिस, सीएसओ। और 2019 में क्या हुआ, जो 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ इन दोनों को मिला करके एक बना दिया गया ऑफिस, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और इसकी स्थापना, सीएसओ की स्थापना कब हुआ, सीएसओ की स्थापना 1951 में। मुख्यालय नई दिल्ली, क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता, सीएसओ का। सीएसओ जो है पहले क्या क्या काम करता था, सीएसओ का कार्य जो था, सीएसओ का कार्य गणना करना था। किस चीज की गणना करना, मुद्रास्फीति का गणना, जीडीपी का गणना, प्रति व्यक्ति आय की गणना करना, इंडस्ट्रियल, ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, उसके बाद मूलभूत उद्योग सूचकांक, मूलभूत इनिशियल इंडस्ट्री इंडेक्स। ठीक है, CII। अब एनएसएसओ की स्थापना की बात करेंगे। सीएसओ की स्थापना कब हुआ, 1951 में। एनएसएसओ की स्थापना 1950 में हुआ। मुख्यालय कोलकाता, क्षेत्रीय मुख्यालय नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा, सीएसओ का मुख्यालय नई दिल्ली था, तो क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता था। एनएसएसओ का क्षेत्रीय मुख्यालय नई दिल्ली है और मुख्यालय कोलकाता है। ठीक है, इसका कार्य जो है, एनएसएसओ का कार्य सर्वेक्षण करना। किस चीज का सर्वेक्षण करना, गरीबी का, बेरोजगारी का, कृषि जोत भूमि पे सर्वेक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट, मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या हो सकते हैं। मुद्रास्फीति के कारण क्या है, मुद्रास्फीति के प्रमुख 4 कारण है। मांगजन, डिमांड पुल, लागतजन, कॉस्ट पुल नहीं, PUSH, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट, आयात हम लोग कर लेते हैं, उससे भी प्रॉब्लम आता है। उसके बाद जो है इंपोर्टेड, कालाबाजारी और जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं, होर्डिंग कर लेते हैं, उससे भी मुद्रास्फीति आ जाता है। अब डिमांड पुल की जहां तक हम बात करें तो इसमें मूल्य बढ़ने का कारण जो हो जाता है वो मांग हो जाता है। जैसे कि आप बात कर ली, होली का दिन है तो मटन का रेट जो है पहले जो रहता था, मान लो सपोज करो पहले 800 रुपये रहता था, तो आज जो है इसको खरीदने वाले बहुत ज्यादा हो गए, ये मांग जो है बढ़ गया। तो मांग जो बढ़ गया
तो मांग बढ़ने के साथ साथ इसने क्या किया, मांग बढ़ने के साथ रेट को क्या कर दिया, रेट को, मांग बढ़ने के साथ रेट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, रेट को बढ़ा दिया। अगर मांग नहीं बढ़ता तो रेट क्या रहता, कांस्टेंट रहता। तो ये जो है मूल्य बढ़ने के कारण, मूल्य बढ़ने के कारण मांग भी बढ़ गया, ठीक है ना। यानी पहले तो मांग ही है इसीलिए इसने मूल्य बढ़ाया, और मूल्य बढ़ाया जिसके साथ साथ मांग भी बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, डिमांड पुल। ये डिमांड पुल का हो गया। अब अगर बात करें हम, यानी डिमांड पुल प्रेरित, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है ये। यानी जब अर्थव्यवस्था में हम मांग डिमांड पुल की ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है। जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है, सबके पास पैसा समान है, किंतु वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो जाती है, अभी मटन का जो एग्जांपल दिए, तो उसे मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जो आने का कारण जो है वो लोगों की आय बढ़ने से, सरकारी खर्च में तीव्र वृद्धि हो जाने से, बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में ऋण देने से, बैंक जो है एसएलपी को घटा दिया है, सीआरआर घटा दिया है, जिससे कि लोन जो है सस्ते दर पर लोन दिया जा रहा है ऋण देने से, जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण आदि के कारणों से भी, नगरीकरण मतलब शहर में आके लोग बढ़ रहे हैं, लोगों के पास पैसा ज्यादा हो रहा है, तो मतलब इन सब कारणों से भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। नेक्स्ट दूसरा जो है वो कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ पे कोस्ट पुश पुल इन्फ्लेशन की अगर जहां तक बात करें तो लागत जन कोस्ट की बात आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, वस्तु की लागत बढ़ने पर, वस्तु पे का अगर लागत बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है जो मुद्रास्फीति का मान बढ़ेगा। यदि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण, उत्पादन लागत में वृद्धि हुआ है जिसके कारण कीमत भी बढ़ रही है, ठीक है। मान लो चिकन का रेट जो है 300 रुपए है, ठीक है। अब क्या हो गया, इसका जो दाना का रेट जो है वो महंगा हो गया, तो दाना का रेट अगर महंगा हो गया, ये अगर बढ़ेगा तो इसे भी, इस रेट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यदि उत्पादन लागत में दाना का उत्पादन जो है अगर इसमें वृद्धि होता है, उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती हो तो उसे कोस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। उत्पादन की बढ़ती लागत बहुमूल्य आगतों से संबंधित हो सकती है। यह प्राकृतिक कारण जैसे कि मान लो बाढ़, सूखा पड़ गया, मानवीय कारण हो सकता है, हड़ताल हो गया, तालाबंदी हो गया, मध्यवर्ती वस्तुओं पर अत्यधिक कर, परोक्ष कर में वृद्धि, स्टील, सीमेंट, रेलवे, कोयला, विद्युत इत्यादि में मूल्य में वृद्धि से भी उत्पादन लागत बढ़ सकता है। अभी कोई अगर घर बना रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, फ्लैट का रेट जो है बढ़ गया, इसका वजह क्या हो सकता है, वजह ये हो सकता है जो सीमेंट का रेट बढ़ गया, सरिया का रेट बढ़ गया, तो इन सारी चीजों का रेट अगर बढ़ेगा तो फ्लैट का रेट भी बढ़ेगा। तो ये जो भी एग्जांपल था ये था किसका, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन का। अब तीसरा इन्फ्लेशन ग्लोबल कोर्स पे आता है। तीसरा इन्फ्लेशन जो होता है वो ग्लोबल कोर्स पे आता है। इन्फ्लेशन बाय ग्लोबल कॉजेज, ठीक है। ये जो होता है वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति आती है। जैसे इसमें क्या होता है, देखो आयात करते हैं हम लोग, इंपोर्ट करते हैं तो वैश्विक कारण, एक देश की आर्थिक क्रियाओं का असर अन्य देशों पर भी पड़ता है। तेल संकट या पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। अभी देखा ही आपने, पिछले कुछ दिन पहले की बात है, हाल ही की बात है, जो तेल का संकट आ गया था। तो तेल का संकट अगर आ गया तो इसका इफेक्ट कहां पे आया, रशिया में। इफेक्ट कहां पे, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा भाव बढ़ गया। यानी तेल संकट या पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। किसी देश में मंदी की स्थिति में उसका निर्यात घटने से उसके साझेदार देश जो रहेगा उसमें आयात जो है प्रत्यक्षता क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, और जिससे कि मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगी। और ये चौथा जो है ये काला बाजारी और जमाखोरी की बात है। अब क्या किया,
जैसे कि अभी आपने देखा कुछ दिन पिछले साल जो कोरोना आया था, तो उसमें क्या क्या किया जा रहा था, जो भी ऑक्सीजन का सिलेंडर था उसे जमा कर लिया जाता था, तो ऑटोमेटिक जो है उसकी मांग ज्यादा था और कोई किसी ने इसको होर्डिंग कर लिया। तो इससे क्या होता था, जो फिर इसका रेट बढ़ जाता था या बाद में बेचा जाता था, तो जिसके कारण मांग तो बढ़ रहा है, मांग है, लेकिन इसकी जो है किसी ने इसको जमा कर लिया है, कालाबाजारी कर लिया है, तो इससे भी मुद्रास्फीति पर इफेक्ट आ जाएगा। तो ये हम लोग देखें मुद्रास्फीति के कारण। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे ऑप्शन देके पूछ सकता है मुद्रास्फीति के कारण क्या है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बाय ग्लोबल कॉजेज, जिसमें कि इंपोर्टेड से रिलेटेड अगर जो भी रहे, उसके बाद कालाबाजारी और जमाखोरी। ठीक है, अब समझने वाला दूसरा बात यह है, जो बाजार की शक्ति जो होती है, बाजार की शक्ति की अगर बात करें, बाजार की शक्तियां क्या क्या हो सकती है। बाजार में मांग रहेगा, मांग करो आपूर्ति दो, मांग है जितना उतना आपूर्ति अगर आ रहा है तो मांग बराबर आपूर्ति, तो ये कीमत क्या होगा, अस्थिर रहेगा। मान लो चीनी का जो रेट है, चीनी आ रहा है फिर जा रहा है, तो उसका कीमत क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कुछ उतार चढ़ाव नहीं होगा। तो मांग बराबर अगर पूर्ति होगा तो कीमत अस्थिर रहेगा। मांग किस पे निर्भर करेगी, मुद्रा पे। अब अगर आपके पास पैसा रहेगा तभी आप कुछ खाने का सोचोगे। और आपूर्ति कैसे होगा, आपूर्ति मान लो मक्का का, मान लो गेहूं का जो है उत्पादन बढ़ गया, तो उत्पादन अगर बढ़ेगा तो आपूर्ति भी बढ़ेगा, आपूर्ति अगर बढ़ेगा तो फिर बाजार की शक्ति जो है, अगर मुद्रा नहीं रहा तो फिर इसे खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो यानी दोनों का रोल तराजू में जैसे दोनों को तोलते हैं ना, सेम है ये। ठीक है, आप यहाँ पे एक तराजू बना दीजिए, यहाँ पे ये आप देखिएगा, जो एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को भी बढ़ाना पड़ेगा या दूसरे को भी घटाना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। तो यानी मांग बराबर रहेगा, मांग और पूर्ति अगर बराबर रहेगा तो कीमत अस्थिर रहेगा, यानी ये जो डंडा रहेगा ये इक्वल रहेगा। मांग अगर बढ़ गया और पूर्ति कम है तो कीमत में क्या हो जाएगा, कीमत में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, और मांग जो है कम है, मांग है ही नहीं, मांग नहीं है, पूर्ति बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गेहूं की उत्पादन हो गया, धान के उत्पादन, तो मांग कम है तो कीमत में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, हम लागत जन के बारे में आपको बता ही दिए, जो उत्पादन बढ़ जाता है। तो लागत जन का यहाँ पे एग्जांपल मैंने एक चाय से दिया हूं, जैसे कि चाय का दाम जो है बढ़ गया, चाय वाले आया और बताया जो नहीं अब 10 रुपया नहीं, अब 20 रुपया में मिलेगा। तो 20 रुपये में मिलेगा, तो बोले भाई ऐसा कैसे, तो बोल रहा है जो दूध का रेट जो है बढ़ गया है। ठीक है, चीनी का रेट भी बढ़ गया है, चाय पत्ती का रेट बढ़ गया है, तो यानी ये इन सारी चीजों का रेट बढ़ने के कारण जो है वो मेरे चाय का रेट बढ़ाया है, तो यानी मैं बोल रहा हूं क्या, जो लागत जो है बढ़ गया है। ठीक है, अब गन्ना उत्पादन होता है, तो गन्ना का रेट अगर बढ़ेगा तभी चीनी का रेट बढ़ रहा है, यानी ये क्या है, ये लागत जन स्फीति का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तीसरा मैंने बात किया था इन्फ्लेशन बाय ग्लोबल कॉजेज, तो आयात हम लोग करते हैं, इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल का। तो अब ये देखो जो पेट्रोल और डीजल का दाम दोनों क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम लोग जहां पे 10 रुपया में ट्रेवल करते थे तो वहां पे मुझे 20 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि परिवहन का रेट क्या हो जाएगा, परिवहन का रेट बढ़ जाएगा। तो परिवहन का रेट बढ़ जाएगा, अब परिवहन का रेट बढ़ा तो जो सब्जी आप 20 रुपये केजी लेते थे उसे आपको 30 रुपए केजी लेना पड़ेगा, यानी वस्तु का रेट परिवहन पे डिपेंड कर जाएगा और ये बढ़ जाएगा। आप देख रहे हैं जो कच्चा तेल का रेट बढ़ा, कच्चा तेल का रेट बढ़ा तो उसके बाद परिवहन का रेट बढ़ गया, परिवहन का रेट बढ़ा तो वस्तु का रेट बढ़ गया। ठीक है, और ये जो कच्चा तेल है किस पे निर्भर करता है, तो ये अंतरराष्ट्रीय बाजार पर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है। तो आपने ये एग्जाम्पल भी देख लिया कालाबाजारी और जमाखोरी का। इसके लिए जो है इसका एग्जाम्पल तो आपको बहुत सारे देखने को मिल जाता होगा अपने आस पड़ोस में भी। अब आप मिनिस्ट्री ऑफ एस्थेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSPI इसके अंतर्गत जो है मिनिस्ट्री ऑफ एस्थेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है
इसके अंतर्गत सीएसओ और एनएसएसओ दोनों था पहले भी, तो इन दोनों को मिला दिया गया और बना दिया गया क्या, एनएसएसओ, यानी एमओएसपीआई के अंतर्गत एनएसओ है। अब हम लोग नेक्स्ट जो बात करते हैं मुद्रास्फीति की गणना की, कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। अब मुद्रास्फीति की गणना जो है कैसे किया जाता है भारत में, तो भारत में मुद्रास्फीति की गणना बिंदु दर बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट, बिंदु दर बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है, पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है। अब ये बिंदु दर बिंदु क्या होता है, इसको समझते हैं। बिंदु दर बिंदु कहने का मतलब, अब देखिए, जैसे जनवरी में गणना किया गया तो इन्फ्लेशन का रेट 4 है, ठीक है, 4, फिर फरवरी में 5, मार्च में 6, अप्रैल में 7, मई में 8, इस तरह से दिसंबर तक का काउंट कर लिए। अब जो है ये वार्षिक निकालेंगे तो वार्षिक आप लोग औसत जानते ही हैं, सबका ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे और वार्षिक निकाल लिए तो वार्षिक ये 12 मंथ का हुआ, 12 मंथ का हुआ। अब आप ये देखिए जो 12 मंथ का हुआ, अब 2020 में जो मुद्रास्फीति था का सूचकांक इंडेक्स जो है 168, प्राइस इंडेक्स 168, और 2019 में 160 था। कितने का वृद्धि हुआ, 8 का हुआ। कितने पे हुआ, 160 पे हुआ। तो अब जो है 8 पे वृद्धि हुआ तो 168 माइनस 160, 2019 यानी 2020 में जो प्राइस इंडेक्स था उसमें से 2019 को माइनस करेंगे और फिर 2020 का जो प्राइस इंडेक्स रहेगा उससे भाग देते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। तो ये जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये निकलेगा इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, मुद्रास्फीति दर, ठीक है। ये बिंदु दर बिंदु, पॉइंट टू पॉइंट, यानी पहले हर महीने का लेते हैं, महीने का लेने के बाद जो है ईयरली निकल जाता है, ईयरली निकलने के बाद हम दूसरे ईयरली का उसके पिछले वर्ष से हम उसको कंपैरिजन करते हैं, फिर हम इन्फ्लेशन रेट निकालते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति की गणना की बात हो गया ये। अब नेक्स्ट मुद्रास्फीति की गणना का अब हम लोग बेस इफेक्ट जानते हैं। बेस इफेक्ट क्या होता है, आधार प्रभाव, बेस इफेक्ट, आधार प्रभाव जो है, इसमें जहां तक कीमतों पर तथा मुद्रास्फीति पर पिछले वर्ष के सूचकांक का जो प्रभाव होता है उसे आधार प्रभाव कहा जाता है। यानी पिछले वर्ष के, यानी इसको शॉर्ट में अगर डायरेक्ट आपको याद रखना है तो हम कह सकते हैं पिछले वर्ष के मुद्रास्फीति दर का वर्तमान वर्ष के मुद्रास्फीति दर पर प्रभाव, यही क्या है, आधार प्रभाव कहलाएगा। अब जैसे जनवरी 2020 में मुद्रास्फीति का रेट जो है 8%, जनवरी 2019 में 4%, तो आधार प्रभाव क्या हुआ, दोनों को माइनस करो भाई, कितना हुआ, 4%। क्लियर। यानी आधार प्रभाव क्या है, बेस इफेक्ट क्या है, तो बेस इफेक्ट पिछले वर्ष की मुद्रास्फीति दर का वर्तमान मुद्रास्फीति दर के पिछले वर्ष के मुद्रास्फीति दर का वर्तमान वर्ष के मुद्रास्फीति दर पर प्रभाव है। क्लियर। अब मुद्रास्फीति की गणना के लिए मुख्यतः 2 सूचकांक है, मुख्यतः 2 नहीं 3 सूचकांक है, लेकिन 2 का ही जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तीसरा जो है ना वो हायर लेवल का होता है, ठीक है। तो वैसे तीसरा का भी हम जिक्र कर देंगे। मुद्रास्फीति की 3 मानक सूचक की अगर बात करेंगे तो होता क्या है, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स,
ये मुद्रास्फीति गणना के लिए 2 सूचकांक है। तीसरा सूचकांक भी होता है जिसका यूज नहीं होता है, लेकिन हम अगर बात करेंगे तो जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी अपस्फीति कारक होता है। ठीक है, ये इसका कोई कहीं पे आपको ज्यादा पूछा भी नहीं गया और ज्यादा यूज भी नहीं हो रहा। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स, मुद्रास्फीति की गणना के लिए मुख्यतः 2 सूचकांक है। पहला है होल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब मूल्य सूचकांक जो निकालते हैं, मूल्य सूचकांक जो निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? मूल्य सूचकांक जो निकालते हैं तो मूल्य सूचकांक बराबर वर्तमान मूल्य बाय आधार वर्ष का मूल्य। आधार वर्ष क्या होता है आगे हम पढ़ रहे हैं। आधार वर्ष एक मानक मान लिया जाता है, यही रहेगा आधार वर्ष। ठीक है, जैसे कि बोला गया जो 2026 तक जो है जनसंख्या को कांस्टेंट मानेंगे, इसी जनसंख्या पे लेकर के सारे चीज परिसीमन आयोग के आधार पर बनाया जाएगा, तो वो 2026 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। उसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी कुछ चीजें का जो आंकड़ा है वहां पे एक बेस मान लिया गया है, यही बेस रहेगा। इस चीज को अगर निकालेंगे तो ये बेस रहेगा। तो मूल्य सूचकांक जो निकाला जाता है, मूल्य सूचकांक बराबर वर्तमान मूल्य बाय आधार वर्ष का मूल्य। ठीक है, और मूल्य सूचकांक के बारे में अर्थशास्त्रियों का कहना है जो रहना चाहिए, हालांकि मुद्रास्फीति की दर भी है, मुद्रास्फीति की दर जो है हर वक्त कितना रहना चाहिए? 4 ± 2 रखना है। कितना रखना है? 4 ± 2, यानी 2 से 6%, 2 से 6% रखना है। ठीक है, ये किसी भी देश के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट, आधार वर्ष जो है गणना किया जाता है और आधार वर्ष उसके लिए क्या लिया जाता है, क्योंकि आपको बोले जो आधार वर्ष मान लिया जाता है, तो गणना और आधार वर्ष ये आपको एकदम रट जाना है, याद कर लेना है। जीडीपी के लिए आधार वर्ष 2011-12, जीडीपी के लिए 2011-12, नॉमिनल इंडेक्स के लिए 2011-12, डब्ल्यूपीआई के लिए 2011-12, सीपीआई के लिए 2012, सीपीआई के लिए 2012। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई आईडब्ल्यू के लिए, सीपीआई आईडब्ल्यू के लिए 2016। सीपीआई आईडब्ल्यू क्या है? इंडस्ट्रियल वर्कर, उसको आगे बता रहे हैं। 2016 पहले कितना था? 2001 था। ठीक है, आईआईपी के लिए, आईआईपी के लिए 2011-12, सीआईआई के लिए, सीआईआई के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स के लिए 2011-12, सीआईआई के लिए कंज्यूमर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर इंडेक्स 2011-12, रेसिडेक्स रेसिडेक्स रेजिडेक्स आवासीय सूचकांक के लिए, आवासीय सूचकांक के लिए क्या आता है? आधार वर्ष 2017-18, 2017-18। ये सारे के सारे आपको आधार वर्ष जो है ये याद रखना पड़ेगा, बिना इसे याद रखने एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बनेगा। और क्या? हाँ, अब देखिए ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जो ये इसका यूज कहां कहां पे है और इसका गणना कैसे किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स की गणना जो है वो एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। किस आधार पर? मासिक आधार पर करता है। आधार वर्ष जो है इसका कितना था? 2011-12, लेकिन पहले कितना था? 2004-5 था, 2004-5 था। और फिर सौमित्र चौधरी समिति, सौमित्र चौधरी समिति के सिफारिश पर कब? 2017 में इसके आधार वर्ष को 2004-5 से कितना कर दिया गया? 2011-12 कर दिया गया। ठीक है, 2011-12 कर दिया गया। डब्ल्यूपीआई का आंकड़े जारी कौन करता है? डब्ल्यूपीआई का आंकड़े जारी कौन करता है? आर्थिक सलाहकार प्रभाग। आर्थिक सलाहकार प्रभाग आपको जो अभी हम पढ़ाए थे ये बजट में, तो वहां पे हम बताए थे जो कितने वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कितने प्रभाग हैं, तो उसी में से आर्थिक सलाहकार प्रभाग जो है ये आंकड़े जारी करते हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय डीपीआईआईटी, वहां पे हम लोग देखे थे विनिवेश के लिए दीपम था। ठीक है, डीपीआईआईटी
डीपीआईटी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत डीपीआईटी आता है। डीपीआईटी का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, औद्योगिक एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, इसी का प्रभाग है आर्थिक सलाहकार प्रभाग। क्लियर। अब ये जो है पहले 1995 में क्या था, डीपीपी, 1995 में डीपीपी फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर पॉलिसी एंड प्रमोशन, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, जिसे क्या कर दिया गया है, डीपीआईटी कर दिया गया है। और ये जो है ना केवल वस्तुओं को शामिल, सेवाओं को नहीं, केवल वस्तुओं को शामिल करता है, सेवाओं को नहीं। लेकिन अब क्या हो गया है, जो आपको बताए थे जो वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाओं को नहीं, लेकिन ये वस्तु अब जो है वस्तु और सेवा दोनों की शामिल करने की बात किया जा रहा है। और इसमें कितना है, 697 थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011 पर करने के साथ ही इसमें संशोधित श्रृंखला में अब 676 वस्तुओं की जगह कितना लिया जाने लगा की बात किया गया है, 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है, जिसमें से 199 नई वस्तु को जोड़ा गया है। 199 न्यू वस्तु को जोड़ा गया है और 146 पुरानी वस्तुओं को हटाया गया है। और नई श्रृंखला में आपको ये देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो वस्तुओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, विनिर्मित वस्तु, प्राथमिक वस्तु और ईंधन। विनिर्मित वस्तु, प्राथमिक वस्तु और ईंधन। विनिर्मित, प्राथमिक, ईंधन। विनिर्मित में कितने वस्तु आते हैं, 564। विनिर्मित में 564 वस्तु। इसका भारांश कितना है, भारांश 64%। इसका वैसे होता है 64.23%, लेकिन याद करने के लिए हम लोग 64 को ही रट लेते हैं, ठीक है। का भारांश 64%। प्राथमिक वस्तु का जो है, प्राथमिक वस्तु में कितना आता है, इसमें 117, और इसका भी भारांश जो है 22.62% है। हम लोग याद करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से 22% जानेंगे। ईंधन में कितने वस्तु, ईंधन में 16 वस्तु। इसका भी भारांश 13.15% है। 13% को हम लोग याद करेंगे। यानी एक बार फिर से देख लीजिए, केवल ये जो है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये प्रवर्धन विभाग, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है जारी करता, कौन करता है, ये थोक मूल्य सूचकांक का संकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में कौन, आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक स्तर पर होता है, ठीक है, मासिक स्तर पर होता है, जिसमें कितने वस्तु, 697 वस्तु को शामिल किया गया। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। 697 वस्तु को किया गया है, जो पहले कितना था, 676 था। 2017 में इसे कितना कर दिया गया है, 2017 में इसे कर दिया गया है 697 वस्तु। तो उसके लिए क्या किया, 199 नई वस्तु को ऐड किया गया है, 199 नई वस्तु को ऐड किया गया है और 146 पुरानी वस्तुओं को हटाया गया है। विनिर्मित वस्तु कितना है, 564, भारांश कितना है उसका, 64%। प्राथमिक वस्तु कितना है, 117, भारांश कितना है, 22%। ईंधन युक्त वस्तु कितना है, 16, ईंधन युक्त वस्तु 16, और उसका भारांश कितना है, ईंधन तथा ऊर्जा दोनों कर लो, ईंधन तथा, वैसे समझने का समझ सकते हैं हम लोग, ईंधन तथा ऊर्जा, इसमें कितना है, 16 वस्तु। इसका भारांश कितना है, 13%। अच्छा, भारांश जो निकालने जाता है तो भारांश आपको ये अभी PN और P नोट के बारे में बताए हैं। ये जो है वर्तमान मूल्य, PN जहां भी आएगा उसको वर्तमान मूल्य, और P नोट, ये जीरो नहीं है, नोट है, उसको आधार वर्ष का मूल्य। तो यहां भी भारांश निकालने का यही तरीका है।
ठीक है, वर्तमान मूल्य बाय आधार वर्ष का मूल्य मल्टीप्लाई 100, ये भारांश होता है। ये क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसकी गणना एनएसओ के द्वारा किया जाता है। आंकड़े जारी किसके द्वारा किया जाता है? एनएसओ के द्वारा आंकड़े भी जारी किया जाता है। किस आधार पर आंकड़े जारी किया जाता है? मासिक आधार पर। इसमें वस्तु और सेवा दोनों शामिल होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल और केवल वस्तु को शामिल किया जाता था, लेकिन इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। आधार वर्ष 2012। सबसे ज्यादा भारांश किसका है? प्राथमिक वस्तुओं का है। किसका है? प्राथमिक वस्तुओं का है। ठीक है। दैनिक जीवन में किसका यूज किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिटेल मुद्रास्फीति भी बोलते हैं, क्योंकि अंतिम रिटेलर के बाद उपभोक्ता तक पहुंचता है ये। इसे हम लोग रिटेल मुद्रास्फीति भी बोलते हैं, इसकी वजह से आता है। सीपीआई सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें, ये सूचकांक चलो लिखा गया तो ठीक है। सीपीआई में को दो कैटेगरी में बांटा गया है। सीपीआई को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रामीण और शहरी। शहरी जो है इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। शहरी को सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई यूएनएमई, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, ये अब हटा दिया गया है, पहले चलता था। ठीक है। अब ग्रामीण में भी दो कैटेगरी, सीपीआई एएल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर, और सीपीआई आरएल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर। तो कृषि श्रमिक को और ग्रामीण श्रमिक, इन दोनों को कैटेगराइज कर दिया गया है। सीपीआई एएल जो है का आंकड़े कौन जारी करता है? एनएसओ। सीपीआई एएल, एक मिनट, सीपीआई कृषि श्रमिक की गणना एनएसओ करता है। आंकड़े कौन जारी करता है? श्रम ब्यूरो। आंकड़े श्रम ब्यूरो जारी करता है, और इसका आधार वर्ष 86-87। ये तीनों चीज जो है याद रख लेना है। ठीक है। फिर उसी तरह ग्रामीण श्रमिक का गणना एनएसओ करता है, आंकड़े कौन जारी करता है? श्रम ब्यूरो जारी करता है, और इसका भी आधार वर्ष 1986-87 है। क्लियर। अब सीपीआई आईडब्ल्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर में जो है टोटल कितने वस्तु को शामिल किया गया है? वस्तु और सेवा 260, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। बेस ईयर आधार वर्ष कितना है? 2011 से पहले था, अब इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 2016 कर दिया गया है। इसकी गणना कौन करता है? एनएसओ करता है। आंकड़े कौन जारी करता है? श्रम ब्यूरो करता है। एक बात यहां पे इंपोर्टेंट जो है केंद्रीय कर्मचारी को न्यूज में सुनते रहते होंगे, जो केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में बहुत बड़ा इजाफा, डीए इतना परसेंट बढ़ गया है, तो ये सब चीज जो आता है ना, ये सारे के सारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर पर डिपेंड करता है। इस इंडेक्स के आधार पर ही कर्मचारियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी जो भी हैं, उन्हें इसी के आधार पर डीए में बढ़ोतरी की जाती है। ठीक है। अब सीपीआई यूएनएमई की बात करें तो इसकी गणना सीएसओ करता था, आंकड़े सीएसओ जारी करता था। इसके लिए भी जो है बैंक में जो काम करते हैं, इंश्योरेंस में काम करते हैं, एमएनसी में जो काम करते हैं, वो ये सारे जो अपने एम्प्लॉय के लिए जो सैलरी बढ़ाते थे, इंक्रीज करते थे, वो सारा का सारा किस आंकड़े पे? सीपीआई यूएनएमई। ठीक। अब तो इसी पे करने लगे हैं। वैसे प्राइवेट वाले हैं, जैसे कोई कहने का नहीं है। 2011 से 2012 और 2010 से 12। अच्छा, ये सीपीआई के बारे में है। ठीक है। अब सीपीआई जो है अब ग्रामीण और शहरी में बांटा ही गया है। अब इन ग्रामीण शहरी को मिला करके क्या बना दिया गया है? सीपीआई। ठीक है। कंज्यूम सीपीआई आर प्लस यू, सीपीआई संयुक्त करके सीपीआई आर प्लस यू, सीपीआई रूरल प्लस अर्बन। ठीक है। इसकी गणना एनएसओ करेगा।
इसकी गणना एनएसओ करेगा, और इस आंकड़े कौन जारी करेगा? एनएसओ ही करेगा। और आधार वर्ष 2012 क्या कर दिया गया? 2012। मुद्रास्फीति की गणना जो है, गणना में जो है आरबीआई का कितनी भूमिका है? तो मुद्रास्फीति की गणना में आरबीआई 2014 से पहले किसका आंकड़ा लेता था? डब्ल्यूपीआई का, होलसेल प्राइस इंडेक्स का। लेकिन अब क्या करने लगा है? 2014 से सीपीआई जो है, सीपीआई आरडब्ल्यू यानी संयुक्त का आंकड़ा लेने लगा है मुद्रास्फीति की गणना करने में। क्लियर? मुद्रास्फीति की गणना के बारे में बता ही चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेजिडेक्स, आवासीय सूचकांक के बारे में। आवासीय सूचकांक, ठीक है। आवासीय सूचकांक जो है, इसमें इसकी गणना जो है, आवासीय सूचकांक की गणना एनएसओ करता है। आंकड़े कौन जारी करता है? आंकड़े नेशनल हाउसिंग बैंक आंकड़े जारी करता है। नेशनल हाउसिंग बैंक किस आधार पर? तिमाही आधार पर। यह भी याद रखते जाना है, तिमाही आधार पर। नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। यह 100% सरकारी, 100% सरकारी बैंक है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1988 में, ठीक है। अब ये जो है कब से शुरू किया ये आंकड़े जारी करना? 2007 से। आधार वर्ष क्या रहता है? 17-18। पहले कितना था? 7-8 था। क्लियर? अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स उत्पादन मूल्य सूचकांक के बारे में अगर देखें, उत्पादन मूल्य सूचकांक, इसमें वस्तु और सेवा दोनों को लिया जाता है। पीपीआई में, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में का आधार वर्ष जो है वो 2011-12। उत्पादक इसमें क्या करता है? उत्पादक वर्ग जो है किसको देता है? थोक विक्रेता को, रिटेलर को, रिटेलर उपभोक्ता को, ठीक है। यानी ऐसे एक सीरीज बना हुआ है। तो इन्हीं सीरीज को देखते हुए बी एन गोलदार समिति जो है ये बताया, जो ये जीडीपी का योगदान जो है 55% जो है वो सेवा क्षेत्र से है। 55% जो है वो किससे है? सेवा क्षेत्र से है। तो इसमें 55% सेवा क्षेत्र की बात किया गया। तो फिर इसमें एक और समिति बना, रमेश चंद्र समिति। लेकिन इसमें यह चीज बताया गया, यह जो सूचकांक है थोक बाजार में निर्माताओं और उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाली प्रदर्शक वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन की सापेक्षिक माप है। यानी कह सकते हैं जो उत्पादक मूल्य सूचकांक वस्तुओं और सेवाओं के घरेलू उत्पादकों द्वारा एक समय अवधि में प्राप्त विक्रय मूल्यों में औसत परिवर्तन की माप को प्रस्तुत करता है। और यह जो सूचकांक है उत्पादक के दृष्टिकोण से मूल्य में बदलाव को मापता है। और इस सूचकांक को तैयार करते समय उत्पादन के 3 क्षेत्र का ध्यान रखा जाता है। 3 क्षेत्र कौन कौन सा? 3 क्षेत्र जो होता है, एक होता है रेडी वस्तु यानी तैयार वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, और ये सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, और कच्चा माल, ठीक है। इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कच्चा माल या अपरिष्कृत उत्पाद। पीपीआई में, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में केवल मूल्य कीमतों का प्रयोग होता है, जबकि करों, व्यापार मार्जिन तथा परिवहन लागतों में इसमें शामिल नहीं किया जाता है। यही सबसे बड़ी इसकी कमी है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे अभिजीत सेन। उसकी अध्यक्षता वाले एक कार्यदल ने पीपीआई को डब्ल्यूपीआई के स्थान पर अपनाने की सिफारिश की है अभी, मतलब 20 की बात है। यह सूचकांक मुद्रास्फीति के मापन के लिए बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रारंभिक और मध्यवर्ती स्तर पर मूल्य परिवर्तन की वस्तुओं के अंतिम उत्पाद के रूप में सामने आने से पहले ज्ञात कर लिया जाता है। यानी इसमें प्रारंभिक और मध्यवर्ती स्तर पर मूल्य परिवर्तन को वस्तुओं के अंतिम उत्पाद के रूप में सामने आने से पहले ज्ञात कर लिया जाता है। तो इन्हीं पे सिफारिश दिया था अभिजीत सेन की अध्यक्षता में भी, और रमेश चंद्र समिति ने भी इस पे सिफारिश दी। लेकिन
अभी इस इंडेक्स को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आपको सिर्फ याद रख लेना है जो इसका आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है, और इसमें जो उत्पादक वर्ग थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता रिटेलर को, रिटेलर उपभोक्ता तक पहुंचता है, और 55% जीडीपी में इसका सेवा क्षेत्र का योगदान, 55% इसकी सिफारिश जो है बी.एन. गोलदार समिति ने किया था। और योजना आयोग के पूर्व सदस्य अभिजीत सेन की अध्यक्षता वाले एक कार्यदल ने पीपीआई को क्या बोला था, पीपीआई के स्थान पर डब्ल्यूपीआई अपनाने की सिफारिश की थी, और यह सूचकांक और यह सूचकांक जो है मुद्रास्फीति के मापन के लिए बेहतर माना जाता है। क्यों माना जाता है बेहतर? क्योंकि इसलिए क्योंकि इसमें प्रारंभिक और मध्यवर्ती स्तर पर जो है मूल परिवर्तन को, प्रारंभिक और मध्यवर्ती, यही सब ना है, मध्यवर्ती स्तर पर मूल परिवर्तन को वस्तुओं के अंतिम उत्पाद के रूप में सामने आने से पहले ज्ञात कर लिया जाता है। यानी अब उपभोक्ता तक पहुंचा ही नहीं कि उससे पहले ही ज्ञात कर लिया जाता है। तो इसलिए इसकी सिफारिश की थी किसने? अभिजीत सेन की अध्यक्षता वाली समिति ने की थी। अब हम लोग जो देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे जो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।